उन लोगों ने एमसी के क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसकी फैमिली को भी बेरहमी से मार दिया गया, यहाँ तक कि उसकी बहनों को भी वो मौत दी गई जो कि वो डिजर्व भी नहीं करती थी। इसके बाद उन लोगों ने हमारे एमसी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया जो कि मौत से भी कई ज्यादा बदतर था। लेकिन ये चीज ऐसे ही खत्म नहीं होती, हमारे एमसी को डार्कनेस एक मौका देती है सब कुछ वापस से ठीक करने का। इसके बाद हमारा एमसी ऐसे ऐसे काम करता है जो कि मुरीम की दुनिया के अंदर तबाही लाने वाली थी। एक ऐसे रूथलेस मॉन्स्टर का जन्म हो चुका था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और लिटरली गाइस ये बंदा एक सन की है। तो चलो जल्दी से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, और हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और हमारे एमसी का नाम फैंग होता है। तब ये डेमोनिक वॉइस फैंग से कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लुओ यंग स्वॉर्ड हाउस के एल्डेस्ट यंग मास्टर। एंड वो बात सुनते ही हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो यहाँ पे बोलने का ट्राई करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। ये चीज देखकर वो डेमोनिक वॉइस कहती है कि तुम्हें ऐसे झटपटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी जीभ को काट के तुम्हारे मुंह से निकाल दिया है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इनर वॉइस को भी सुन सकता हूँ। ये चीज देखकर फैंग अपने मन में कहता है, आखिर तुम कौन हो और मैं तुम्हारी आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर वो डेमोनिक वॉइस कहती है कि आखिरकार तुम्हें दिखाई कैसे देगा, क्योंकि उन लोगों ने गर्म सरिये की मदद से तुम्हारी दोनों आंखों को जो निकाल लिया है। यहाँ तक उन लोगों ने तुम्हारे उन हाथों को भी काट दिया जिनसे तुम हमेशा किताबें पढ़ते रहते थे। यहाँ तक उन लोगों ने तुम्हारे पैरों को भी नहीं छोड़ा है। एंड ये बात सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, धीरे धीरे करके अब मुझे याद आ रहा है, और वैसे भी इतनी सारी चीजें होने के बाद कौन ये भूल पाएगा। ये बात सुनकर डेमोनिक वॉइस कहती है कि तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करा है, और जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हें यहाँ पर लाए हुए भी काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। लेकिन तभी फैंग क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ है। ये चीज सुनकर वो डेमोनिक वॉइस हंसते हुए कहती है कि जो इंसान हमेशा अपनी परवाह करता था आज वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। तो पहले ही मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सोचो इस बारे में, सोचो कि आखिरकार तुमने क्या खोया है। इसके बाद वो डेमोनिक वॉइस फैंग को बताती है कि तुम्हारे क्लैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि जिस भी इंसान से तुम काफी ज्यादा प्यार करते थे उन्हें ऐसी पैथेटिक डेथ मिली जो कि वो डिजर्व भी नहीं करते थे। तुम्हारी बहन के हस्बैंड ने तुम्हारी बहन को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई, क्योंकि कोई भी एक डूबते हुए क्लैन के साथ अपने रिश्ते नाते रखना नहीं चाहेगा। तुम्हारी दूसरी बहन जो कि एक स्वॉर्ड वुमेन थी, उसके डांटियान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद तुम्हारी बहन को उन बैंडिट्स ने पकड़ लिया जो कि हवस के लिए ही जाने जाते थे, और इसके बाद तुम्हारी दूसरी बहन को भी बेरहमी से मार दिया गया। ये सुनकर फैंग घबराते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मेरी फैमिली के अंदर मेरे काफी सारे भाई आते हैं, यहाँ तक हमारी फैमिली के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट भी थी। ये सुनकर वो डेमोनिक वॉइस कहती है कि क्या तुम्हें सच में इस बारे में नहीं पता, जब तुम शादी करके दूसरे हाउस चले गए तो तुम्हारे सारे भाई नेक्स्ट हाउस हेड बनने के लिए आपस में लड़कर ही मर गए, और बहुत रही तुम्हारी तो सिर्फ तुम किताबें ही पढ़ते रह गए। ये सुनकर फैंग कहता है कि आखिरकार मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। ये सुनकर वो डेमोनिक वॉइस कहती है कि तुमने क्या कहा कि तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो। ये चीज सुनने में ही सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तुमने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही अपने मॉम की हेल्प करी थी 100 मेडिकल बुक्स को 25 वॉल्यूम के अंदर ऑर्गेनाइज कराने में, और जब तुम 5 साल के हुए तो तुमने एम्परर से एक नए फार्मिंग मेथड की मांग करी, वो फार्मिंग मेथड जो कि तुमने खुद ढूंढा था। और जब तुम 6 साल के हुए तो आसमान के अंदर सिर्फ स्टार्स को देखकर ही तुमने ये पता कर लिया कि जल्दी ही सूखा पड़ने वाला है, और इस तरह से तुमने भुखमरी से काफी सारे लोगों को बचा लिया। तुम्हारे सामने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट भी कुछ भी नहीं थे। तो बताओ क्या तुम्हें अब याद आया। ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे हर एक चीज डिटेल में याद है। मेरा जन्म हेवनली किलिंग स्टार के फेट के अंदर हुआ था। अगर मैं खुद को इन्वॉल्व करता और बाहरी दुनिया के साथ खुद को जोड़ता तो ना जाने कितने ही लोग मेरी वजह से मारे जाते। ये सुनकर वो डेमोनिक वॉइस कहती है कि क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हो। तुम्हारे चाहने वाले लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। वो फेट जिससे तुम भाग रहे थे वो पहले ही पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने फेट से एस्केप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता हूँ तो भी हेवन उन लोगों को सजा जरूर देगा जिन लोगों ने गलत किया है, क्योंकि जो गलत करता है उसके पास कर्मा लौट के आता है। ये सुनकर वो डेमोनिक वॉइस फैंग पर हंसते हुए कहती है कि तुम सच में कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम अभी भी हेवन पर भरोसा कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हेवन तुम जैसे लोगों पर ध्यान भी देगा? लेकिन अगर तुम्हें हेवन और कर्मा पे इतना ही भरोसा है तो चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। एंड ये सारी बातें कहते हुए हम देखते हैं कि वो डेमोनिक चीज हमारे एमसी को पकड़ रही होती है। इसके बाद डेमोनिक वॉइस फैंग को बताती है ये कहानी काफी टाइम पुरानी है जहाँ पे लोग कर्मा पे भरोसा किया करते थे। वो अपने आप को पूरी तरीके से अलाइनमेंट के लिए झोंक देते थे। उन्हें लगता था कि जो गलत करता है उसे हेवन सजा देगा, लेकिन वो कमीने लोग जिन लोगों ने हमेशा लोगों को मारा और बस अपने फायदे के लिए उन्होंने हर तरीके के बुरे काम किए, लेकिन ऐसे लग्जरियस लाइफ जीते जीते आखिर में वो एक पीस वाली मौत मर जाते हैं। लेकिन वो लोग जो कि हेवन और कर्मा पे भरोसा करते थे वो खाली सफर करते करते ही मर गए। फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग अच्छे थे या फिर बुरे थे, आखिर में वो बने तो मिट्टी ही। तो चलो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या यहाँ पर कर्मा दिखाई दिया? आखिर में हेवन के लिए यहाँ पर अच्छे और बुरे
इंसान बस दोनों बराबर हैं। हेवन की यही बेकार सी जजमेंट है। ये सुनकर फैंग हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बस फिक्शन था, जहाँ पर कुछ लोगों ने बस दूसरों को होप देने के लिए कर्मा बना दिया। तभी वो डेमोनिक वॉइस फैंग से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पावर चाहिए। ये सुनकर फैंग तुरंत इस वाली बात पे एग्री कर देता है। फिर वो डेमोनिक वॉइस वापस से क्वेश्चन करते हुए कहती है, क्या तुम सच में वापस से लौट कर सबको बचाना चाहते हो। ये सुनकर फैंग तुरंत ही वापस से एग्री कर देता है। लेकिन तभी वो डेमोनिक वॉइस एक और लास्ट क्वेश्चन करती है, भले इस चीज का प्राइस ये हो कि तुम्हारे सोल को अनंत काल तक यहाँ पर सफर करना पड़े। ये सुनकर फैंग कहता है कि हाँ, मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। ये चीज देखकर वो डेमोनिक वॉइस कहती है कि मैं फाइनली देख पा रहा हूँ कि तुमने सच में अपने ट्रू सेल्फ को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके फैंग की पूरी बॉडी यहाँ पर हील होना शुरू हो जाती है। जो हाथ पैर उसके पहले कट गए थे वो वापस से आने लगते हैं और उसकी आंख और जीभ भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। वो डेमोनिक वॉइस फैंग से कहती है कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। और हम देखते हैं कि फैंग ने भी अपनी आंखों से पट्टियां हटा दी होती है। साथ ही हम देखते हैं कि फैंग के सामने स्क्रिप्चर पड़ा होता है। इसके बाद डेमोनिक वॉइस फैंग को बताती है कि स्क्रिप्चर उन लोगों की स्किन से बना है जिन लोगों ने इंसानियत को कर्ज किया था। इसके अंदर जिन शब्दों को खून से लिखा गया है वो उन लोगों का खून है जिन लोगों ने हेवन को कर्ज किया था। एंड स्क्रिप्चर को उन लोगों के नसों से जोड़ा गया है जिन लोगों ने अर्थ को यहाँ पर कर्ज किया था। भले हम दोनों एक दूसरे से अलग है लेकिन हमारा पाथ बिल्कुल सेम है, इसलिए हम तुम्हें एक और चांस देते हैं। एंड इसके बाद फैंग उस स्क्रिप्चर को उठाते हुए कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सोल देता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो स्क्रिप्चर यहाँ पर फैंग की बॉडी के अंदर यहाँ पर समाना स्टार्ट हो जाती है और फैंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी भी बाहर निकल रही होती है। वो डेमोनिक वॉइस कहती है कि अब से जजमेंट का फैसला तुम करोगे, वो भी डार्कनेस के साथ में। तुम डार्कनेस के वो रूलर बनोगे जो कि हर कर्मा को जज करेगा। एंड हम देखते हैं कि स्क्रिप्चर फैंग की बॉडी के अंदर पूरी तरीके से समा चुका होता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कलश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी तेज रोशनी और हमें जानने को मिलता है कि ये जगह लुओयांग स्वॉर्ड हाउस है जहाँ पर फैंग रहा करता था। सीन शिफ्ट होकर फैंग के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग की आंखें खुल चुकी होती है और तुरंत ही फैंग घबराते हुए बिस्तर से उठ जाता है। वो घबराते हुए खुद से कहता है कि क्या मैंने जो भी देखा वो एक सपना था, लेकिन नहीं, वो सपना नहीं हो सकता क्योंकि मैंने दर्द को खुद फील किया है। वो टॉर्चर से भरी हुई रातें वो सपना कैसे हो सकती हैं? वो जो भी आवाज थी उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे एक और चांस देगी। एंड ये सारी बातें कहते हुए हम देखते हैं कि वो सीधा मिरर के पास आके खड़ा हो चुका होता है। वो खुद को देखते हुए कहता है, तो क्या उस आवाज का मतलब इस चीज से था कि वो मुझे दूसरा चांस देगी? क्योंकि मैं यहाँ पर साफ देख पा रहा हूँ कि मैं पास्ट के अंदर आ चुका हूँ। ये वो टाइम है जब मैं 17 साल का था और चीजें अभी तक बिगड़ी नहीं है। लेकिन तभी फैंग को बाहर से किसी इंसान की बात करने की आवाज आती है जहाँ पे दूसरे इंसान से कहता है कि यंग मास्टर फैंग जाग चुके हैं। ये सुनकर दूसरा इंसान कहता है कि नहीं, वो अभी भी सो रहे हैं। लेकिन मैं तो अभी भी इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि ग्रेट प्लान के अंदर वो ग्रेट फैमिली के अंदर आ भी कैसे सकते हैं, ऐसे स्टेट के अंदर होने के बावजूद भी। ये सुनकर दूसरा इंसान कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो उठने के बाद तो किताबें ही उठाएंगे। सच में एक यंग मास्टर होने के बाद एक स्वॉर्ड्समैन नहीं है, सुनने में ही कितना ज्यादा पैथेटिक लगता है। एंड इसी तरीके की बात करते हुए वो दोनों फैंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन फैंग ये देखकर शॉक होता है कि वो इतनी दूर से भी उन लोगों की बातें सुन पा रहा है। तभी फैंग देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर डेमोनिक एनर्जी आने लगती है। एंड ये देखकर फैंग कहता है कि मेरे सारे के सारे सेंसेस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रिप्चर की वजह से हो रहा है। और हम देखते हैं कि फैंग की एक अलग पेरेंट्स बन चुकी होती है। एंड इसके बाद फैंग अपने डेमोनिक फॉर्म को देखते हुए कहता है कि डेमोनिक फॉर्म देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई डेमोनिक एनर्जी मेरे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डेमोनिक ह्यूमन हूँ। एंड लिटरली यहाँ पर फैंग देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है। लेकिन इसके बाद फैंग अपने फॉर्म को नॉर्मल करते हुए कहता है कि मैं ऐसे फॉर्म के साथ बाहर तो नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह ही बिहेव करना होगा। लेकिन इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि पर नॉर्मल इंसान होते कैसे हैं? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि फैंग ने अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया होता है। एंड फैंग ये चीज देखकर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने किसी तरीके से अपना चेहरा नॉर्मल कर लिया, तो देख के ऐसा लगता है कि मुझे आगे के काम को शुरू करना चाहिए। ये बात कहने के बाद हम देखते हैं कि फैंग आगे बढ़ते हुए दरवाजे को खोल देता है और फैंग ने काफी टाइम बाद बाहर का नजारा देखा होता है, इसलिए उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जैसे बाहर खड़े सबॉर्डिनेट फैंग को देखते हैं वो उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन फैंग तो उन लोगों को इग्नोर करते हुए यहाँ पर बाहर के नजारों को एंजॉय कर रहा होता है। ये चीज देखकर वो सबॉर्डिनेट शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिरकार आज एक मास्टर थोड़े से अलग क्यों लग रहे हैं। और हम फैंग को देखते हैं जो कि बाहर का नजारा देखते हुए कहता है कि ये चीज फील करके मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे यहाँ पर पीस मिल चुकी है। तभी फैंग उन्हीं दोनों में से एक सबॉर्डिनेट से कहता है मेरे सारे के सारे सबॉर्डिनेट को यहाँ पर आने के लिए बोलो। ये सुनकर वो सबॉर्डिनेट भी तुरंत इस वाली बात पे एग्री कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग के सारे सबॉर्डिनेट वहाँ पे आ चुके होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से उन्होंने हमें यहाँ पर क्यों बुला लिया। मैं अभी खाना खा रहा था, उन्होंने मुझे खाना खाते हुए बुला लिया। सच में कितने बड़े बेवकूफ हैं। मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा है कितने बड़े फैमिली के वो यंग मास्टर कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पर आ चुका होता है। इसके बाद फैंग कहता है तो जैसा कि सारे के सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये सुनकर वो लोग शॉक होते हुए कहते हैं कि आपका मतलब क्या है, हम लोग समझे नहीं। ये सुनकर फैंग कहता है कि खुद को जाके चीफ को रिपोर्ट करो और रिजाइन कर दो। और फैंग की बात सुनते हुए सारे के सारे लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो फैंग को चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम इस ऑर्डर को नहीं
नहीं मानते हैं। अगर तुम यंग मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातें हम ऐसे ही मान लेंगे। वहीं फैंग अपने मन में कहता है कि पास्ट लाइफ के अंदर मैं सोचता था कि अगर मैं काइंडनेस दिखाता हूँ तो सामने वाला भी मुझे काइंडनेस ही रिटर्न करेगा, और वही ऐसी चीज थी जो कि मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, ये और ज्यादा नहीं होने वाला। इसके बाद फैंग उन्हीं में से एक सबॉर्डिनेट को अपने पास बुलाता है एंड इसके बाद उस सबॉर्डिनेट से क्वेश्चन करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर वो सबॉर्डिनेट कहता है कि आप ब्लू फैंग स्वॉर्ड हाउस के यंग मास्टर हैं। ये सुनकर फैंग कहता है और तुम सारे के सारे लोग यंग मास्टर के अगेंस्ट में जाने के बारे में सोच रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को पता होगा कि इसका नतीजा क्या होगा। ये सुनकर सबॉर्डिनेट घबरा जाता है क्योंकि जो भी ऑर्डर के अगेंस्ट में जाता है उसका एक हाथ काट दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो डरते हुए सीधा फैंग के पैरों में गिर जाता है। साथ ही वो अपने जान के लिए भीख मांगना स्टार्ट कर देता है और ये चीज देखकर बाकी सबॉर्डिनेट भी तुरंत ही फैंग के सामने झुक जाते हैं। वो सारे लोग फैंग से भीख मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से मत निकालिए क्योंकि हमारे बाल बच्चे भी हैं और हम लोग आपके ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं जा रहे थे, हमारी बातों पर यकीन करिए। लेकिन फैंग एक स्माइल के साथ कहता है कि सारे के सारे शांत हो जाओ। वही फैंग अपने मन में कहता है मुझे लगा नहीं था कि ये काम इतना ज्यादा आसान होगा। फिलहाल के लिए मैं उन सारे के सारे कचड़ों को सामने से हटा दूंगा जो कि मेरे किसी काम के नहीं है। इसके बाद फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर अनडिसिप्लिन होने दिया, लेकिन खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, चलो अपना सारा का सारा सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही वो सबॉर्डिनेट से कहता है कि जाकर चीफ एडवर्ड से कहो कि वो खुद से किसी लड़के को सिलेक्ट करे और मुझे सर्व करने के लिए भेजे। ये सुनकर वो सबॉर्डिनेट भी तुरंत इस वाली बात पे एग्री कर चुका होता है। वही फैंग आसमान में देखते हुए कहता है कि सूरज की रोशनी की वजह से मैं यहाँ पर सूरज को नहीं देख पा रहा हूँ। साथ ही फैंग को सारी बातें याद आ रही होती है जो कि उस डेमोनिक वॉइस ने फैंग से कही थी, जैसे कि तुम अब रूलर ऑफ डार्कनेस बनोगे जो कि यहाँ पर कर्मा को जज करेगा और अब तुम यहाँ पर डार्कनेस के साथ जुड़ चुके हो। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होकर में एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी को रिपोर्ट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अर्जेंट मैटर को रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। ब्लू फैंग स्वॉर्ड हाउस के यंग मास्टर ने अपने सामने से सारे के सारे सबॉर्डिनेट को हटा दिया है और इस वजह से हम लोग यंग मास्टर पे और ज्यादा नजर नहीं रख पाएंगे। ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन गुस्से में कहता है कि आखिरकार उस कीड़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर में स्टुअर्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं मुझे इस बारे में पहले से पता था कि एक दिन आएगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये चीज इतनी जल्दी आ जाएगी। वो इंसान जिसको 10 सालों से दुनिया के अफेयर से कोई भी लेना देना नहीं था, वो इंसान वापस से इंटरेस्ट ले रहा है। मुझे अभी भी वो दिन अच्छे तरीके से याद है। इसके बाद सीन शिफ्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं एंड ये पहली बार था जब फैंग ने तलवार को उठाया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो फैंग का स्टैंस था वो बिल्कुल परफेक्ट था। और जब फैंग ने पहली बार तलवार घुमाई थी तो मैं पूरी तरीके से शॉक हो चुका था क्योंकि यंग मास्टर फैंग को देख ऐसा लग रहा था कि वो स्वॉर्ड मास्टर के प्रोफाउंड realm तक पहले ही पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन की आवाज आती है जो कि कहता है कि मेरा नाम जोंग है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस सुनकर स्टुअर्ट कहते हैं कि हाँ तुम आ सकते हो। इसके बाद स्टुअर्ट उस पर्सन से कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ पर काफी ज्यादा अर्जेंट मैटर को डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास आके खड़े हो जाओ। इस सुनकर वो इंसान में आगे की तरफ बढ़ जाता है। इसके बाद स्टुअर्ट कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारी काफी ज्यादा वैल्यू करी है, इसलिए मैं तुम्हारा मास्टर चुनने में कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता था, लेकिन लगता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जिसको मैंने काफी टाइम से डिले कर रखा था। और वैसे मैं हर चीज तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ जरा उसे ध्यान से सुनना। जल्दी लू यंग स्वॉर्ड हाउस के डायनामिक सेक्शन में काफी बड़ा चेंज आने वाला है और एल्डेस्ट यंग मास्टर फैंग है वो सारी की सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व जरूर होंगे एंड इसीलिए अब ये चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम यंग मास्टर फैंग के वैंग पवेलियन के अंदर जुड़ना चाहोगे? एंड हमें जानने को मिलता है कि जोंग एक लड़की होती है एंड इसकी खासियत ये होती है कि सिचुएशन देखकर जल्दी चीजों को एनालाइज कर लेती है एंड इसी चीज का यूज करते हुए उसे एल्डेस्ट यंग मास्टर के इंटेंशंस के बारे में पता करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंग फैंग के रेजिडेंस के सामने आ चुकी होती है। जोंग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि वो जगह काफी ज्यादा बड़ी होती है और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये होती है कि यहाँ पर गेट ही काफी ज्यादा बड़ा होता है एंड उस गेट को देखते हुए जियोंग यहाँ पर स्टुअर्ट की बातों को याद करती है। स्टुअर्ट ने उसे कहा था कि तुम्हें उनकी फैमिली की पावर के बारे में गेट को देखकर ही पता चल जाएगा। इसके बाद जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो गार्ड उसे क्वेश्चन करते हुए कहते हैं आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? इस सुनकर जियोंग कहती है कि मुझे यहाँ पर चीफ स्टुअर्ट ने भेजा है ताकि मैं यंग मास्टर फैंग को सर्व कर सकूं। वही जियोंग उन लोगों को देखकर अपने मन में कहती है कि भले ये गार्ड्स देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन असल में ये सारे के सारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर से मानव को साफ फील किया जा सकता है। तभी वो गार्ड जियोंग से और भी क्वेश्चन पूछने वाला था, तभी दूसरा गार्ड कहता है कि इसको अंदर जाने दो। ये चीज देखकर जियोंग शॉक हो जाती है कि इन गार्ड्स ने उसे प्रॉपरली चेक भी नहीं किया और उसे अंदर जाने की परमिशन दे दी। ये सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पे लापरवाह हैं। लेकिन तभी वो गार्ड जियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताना भूल गया, गलती से भी जंगल के अंदर ऐसे ही मत घुस जाना। एंड अंदर आने के बाद जियोंग देखती है कि यहाँ पर जंगल के अंदर फॉर्मेशन लगा हुआ है। ये फॉर्मेशन भी जियोंग खाली अपने गोल्डन आइज की वजह से देख पाई, नहीं तो अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो इस फॉर्मेशन के अंदर जाके फंस जाता। इसके बाद जियोंग एक पेड़ को देखते हुए कहती है कि पहले मुझे लगा था कि इस पेड़ पे फॉर्मेशन लगाया गया है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इस पूरे के पूरे जंगल पर ही फॉर्मेशन को लगाया गया है। इस फॉर्मेशन को देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर किसी कीड़े की तरह मारी जाऊंगी। लेकिन तभी जियोंग को किसी की आवाज आती है जहाँ पे एक पर्सन कहता है फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ कितनी बार भी देखो तुम मुझे एक नॉर्मल सी इंसान ही लग रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी जंगल पे लगे हुए बैरियर को तुम बड़े आराम से देख पा रही हो। एंड सारी बातें फैंग ही कह रहा होता है। तभी जियोंग यहाँ पर फैंग की तरफ देखने लगती है एंड नीचे देखकर फैंग भी शॉक हो जाता है कि जियोंग उसे देख पा रही है एंड इस वजह से फैंग के चेहरे पर स्माइल
स्माइल आ जाती है वो इसी स्माइल के साथ कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। लेकिन जोंग कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और हमें जानने को मिलता है कि जोंग को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। जोंग अपने मन में कहती है कि मुझे सिर्फ एक लाइट दिखाई दे रही है और तभी जोंग को सामने फैंग की जगह यहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और इसे देखकर जोंग काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो खुद को एक अलग जगह पर पाती है तो पानी के अंदर से काफी सारे हाथ निकल कर उसे दलदल के अंदर खींचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसे देखकर जोंग और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने मन में कह रही होती है कि प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग का हाथ आ चुका होता है जो कि उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है और इस वजह से जोंग सीधा जाके फैंग की बाहों में गिर जाती है। ये चीज देखकर फैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि चीफ एडवर्ड ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन मेरे पास भेजा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके में कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जोंग की आंखें खुल चुकी होती हैं। जोंग घबराते हुए कहती है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, आखिरकार किस तरीके की जगह है। इसके बाद जोंग जब आगे की तरफ बढ़ती है तब उसका पैर कुछ किताबों से टकरा जाता है और उन किताबों को देखने के बाद जोंग को पता चलता है कि उन किताबों के अंदर कि पूरे नेशन के सारे सेट के मेडिसिन के बारे में लिखा होता है। एंड वो देखती है कि सामने और भी काफी सारी किताबें रखी हुई हैं। ये चीज देखकर जोंग शॉक होते हुए कहती है जिन किताबों को इंपीरियल पैलेस के अंदर होना चाहिए वो यहाँ पर ऐसी ही रखी हुई हैं। लेकिन तभी जोंग को खिड़की के बाहर से काफी अच्छी हवा महसूस होती है और जैसे ही वो हवा फील करती है उसे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड इसके बाद जैसे ही वो खिड़की के बाहर जाती है उसे काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है। वो बाहर के नजारे को देखकर शौक होते हुए कहती है कि बाहर तो अभी भी सर्दी है तो यहाँ पर ऐसा क्यों है। इस जगह को देख ऐसा लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर स्प्रिंग डे चल रहा हो। लेकिन तभी उसकी नजर फैंग पर जाती है जहाँ पर फैंग उससे कहता है अगर तुम पूरी तरीके से ठीक हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ। और अपने सामने फैंग को देखकर जोंग ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है तो कि यही यंग मास्टर फैंग है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंग नीचे की तरफ आ चुकी होती है जहाँ पे फैंग उससे कहता है तो जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारा नाम फैंग है तो वैसे क्या तुम यहाँ पर अब ठीक हो। इस सुनकर जोंग को समझ में नहीं आता कि फैंग किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन तभी जोंग को याद आता है कि वो यहाँ पर बेहोश हो गई थी। ये चीज देखकर फैंग उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें याद नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम पहले बेहोश हो गई थी और जब मैं वहाँ से गुजर ही रहा था तभी तुम मेरी बाहों में आके गिर गई थी। और इस सुनकर जोंग यहाँ पर शर्माना स्टार्ट कर देती है। साथ ही फैंग उससे कहता है कि अगर तुम मुझे थोड़ी देर बाद मिलती तो सच में तुम्हारी सिचुएशन और भी ज्यादा बेकार हो जाती। एंड फैंग की सारी बात सुनने के बाद जोंग उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन तभी फैंग जोंग को स्क्रोल दिखाते हुए कहता है तो तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हो, तुम यहाँ पर एडवर्ड के ऑर्डर की वजह से आई हो। देख ऐसा लगता है कि तुम लोग यंग स्वॉर्ड हाउस के यंग मास्टर को सर्व करना नहीं चाहती हो। इसके बाद फैंग जोंग के सामने स्क्रोल को फेंकते हुए कहता है कि तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, मुझे ऐसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है जो कि मुझे अपनी मर्जी से सर्व ना करे। ये चीज देखकर जोंग फैंग के सामने झुकते हुए कहती है कि प्लीज मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए, इस गलती के लिए मैं मरना डिजर्व करती हूँ, प्लीज आप मुझे जान से मार दीजिए। ये सुनकर फैंग कहता है कि मैंने तुम्हारी अभी भी जान बचाई है और तुम मुझे अब अपने आप को मारने के लिए कह रही हो। ये सुनकर जोंग कहती है कि मैं बस आपकी वजह से यहाँ पर जिंदा बैठी हुई हूँ, अगर आप नहीं होते तो मैं कब की उस फॉर्मेशन के अंदर ही मारी जा चुकी होती, इसलिए अब से मैं आपको सर्व करने का वादा करती हूँ। वही जोंग की आंखें देखते हुए फैंग अपने मन में कह रहा होता है कि गोल्डन आंखें मैं इसको जानता हूँ, तो मेरे प्रीवियस लाइफ वाली ही लड़की है। हालांकि हम दोनों कभी आमने सामने नहीं मिले हैं लेकिन फेट को भी देखो हम लोग यहाँ पर किसी तरीके से आमने सामने मिल गए। इसके बाद फैंग जोंग से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर खाना बनाना आता है। ये सुनकर जोंग शॉक होते हुए कहती है कि क्या खाना बनाना। ये सुनकर फैंग कहता है क्या तुमने सही सुना, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किचन के अंदर जोंग खाना बना रही होती है। वो खाना बनाते हुए कह रही होती है कि क्या सच में उस टाइम मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि बेहोश होने से पहले मैंने कुछ तो देखा था। लेकिन इसके बाद वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहती है कि फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर खाना बनाने पर फोकस करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई काम यहाँ पर बिगड़ जाए। वैसे तो मैं सेल्फ कंट्रोल करने में काफी ज्यादा बेटर हूँ लेकिन वो इंसान खाली देखकर ही मुझे यहाँ पर कांपने पर मजबूर कर देता है। मैं तो सच में इस वाली बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि यंग मास्टर को स्वॉर्ड चलानी आती है या नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग जोंग के बगल में आ चुका होता है जो कि खाने को देखते हुए कहता है कि क्या ये मीट बॉल्स हैं, देखने में तो सच में काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। तभी अपने पीछे फैंग को देखकर यहाँ पर जोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। ये चीज देखकर फैंग कहता है कि तुम घबरा क्यों रही हो, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। ये सुनकर जोंग भी इस वाली बात पर एग्री कर देती है। इसके बाद में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सारा का सारा खाना रेडी हो चुका होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर फैंग कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कम टाइम के अंदर सारा का सारा खाना तैयार कर दोगी, देखकर तो ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। इसके बाद फैंग जोंग को भी बैठने के लिए कहता है लेकिन जोंग इसके लिए मना करते हुए कहती है प्लीज आप खाना खा लीजिए, मैं आपके खाने के बाद खा लूंगी। ये चीज देखकर फैंग उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि बैठो, और फैंग की ऐसी आंखें देखकर वो बिना किसी सवाल जवाब का सीधा जाकर बैठ जाती है। इसके बाद फैंग जोंग से कहता है कि मुझे एक ही बात 2 बार बोलने पर मजबूर मत किया करो। जोंग इस वाली बात के लिए एग्री करते हुए कहती है कि मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। इसके बाद फैंग उसे खाना सर्व करते हुए कहता है कि इसे खाओ। एंड ये चीज देखकर जोंग कहती है कि पर मैं आपसे पहले कैसे खा सकती हूँ। इस सुनकर फैंग गुस्से में कहता है कि मैंने तुमसे भी कहा था कि मुझे एक ही बात को 2 बार बोलने पर मजबूर मत किया करो। इस सुनकर वो तुरंत इसे खाना स्टार्ट कर देती है। एंड जोंग के खा लेने के बाद हम देखते हैं कि फैंग ने भी खाना स्टार्ट कर दिया होता है और फैंग को सच में खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है। इसलिए फैंग खाने की तारीफ करते हुए कहता है कि इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, यहाँ तक कि तुमने खाने के अंदर हर एक चीज को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। इसके बाद फैंग दबाकर खाना स्टार्ट कर देता है। वो बार बार खाना मांगते जा रहा होता है एंड इसी तरीके से बार बार खाना खाते खाते उसका सारा का सारा खाना ही खत्म हो जाता है। इसके लिए जोंग माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, सारा का सारा खाना खत्म हो चुका है। ये सुनकर फैंग कहता है कि मेरी भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि खाना पहले खत्म हो चुका है तो उसे
क्या फर्क पड़ता है। ये चीज देखकर जंग शॉक होते हुए कहती है कि अगर आपका है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा चाय बना दूं, लेकिन फैंग इसके लिए साफ मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग छत पर बैठा हुआ कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर इतना सारा खाना खा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी भूख यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी की सारी चीजें उस स्क्रिप्चर की वजह से हो रही हो। देख कैसे लगता है कि अभी भी काफी सारी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग के ऊपर उसका डेमोनिक फॉर्म हावी होना स्टार्ट हो जाता है और एक अजीब सा डिमन फैंग से कहता है चलो पार्टी करने के लिए चलते हैं। और हम देखते हैं कि फैंग अपने पूरी तरीके से डेमोनिक फॉर्म में आ चुका होता है। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है तो चलो यहाँ पर पार्टी करते हैं। एंड इस टाइम फैंग सच में देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर में इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से माफी मांगते हुए कहता है सर प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, सारी की सारी सीटें पहले ही फुल हो चुकी है। इस सुनकर दूसरा मोटा वाला इंसान चिढ़ते हुए कहता है कि मुझसे मजाक मत करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर और भी सीटें खाली हैं। एंड कहने के बाद वो इनके और अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देखकर वो स्टाफ उस इंसान को रोकते हुए कहता है कि सर प्लीज रुक जाइए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो इंसान पूरी तरीके से उसको इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ आ जाता है, जहाँ पे उसे एक सीट पर एक इंसान काफी पागलों की तरह खाते हुए दिखाई देता है। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि फैंग होता है, जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह खा रहा होता है। लेकिन वो खाना खाते हुए भी कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। एंड चीज देखकर उस मोटे इंसान की तो फट के चार हो चुकी होती है। वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, खाना खाने वाला मॉन्स्टर। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग खाना खाने के बाद टेबल से उठ जाता है, लेकिन फैंग का जो डेमोनिक ऑरा होता है वो पूरे के पूरे इन में फैल रहा होता है। एंड इस वजह से इनके अंदर मौजूद हर एक इंसान की फट के चार हो चुकी होती है। इसके बाद फैंग स्टार के पास आते हुए कहता है कि यहाँ पर कितना हुआ, लेकिन वो स्टार काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तभी फैंग उसको पैसे देता है और कहता है कि क्या इतना काफी है। ये चीज देखकर स्टार भी तुरंत इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहता है कि ये काफी है। इसके बाद फैंग उस जगह से निकल जाता है। एंड फैंग अभी भी कह रहा होता है कि मेरी भूख यहाँ पर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, पता नहीं मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्क्रिप्चर की वजह से मैं खाना खाने वाला यहाँ पर कोई घोल बन चुका हूँ। लेकिन इसके बाद वो खुद पे कंट्रोल करते हुए कहता है कि सारी की सारी बातें बकवास है। लेकिन तभी फैंग को यहाँ पर किसी चीज की स्मेल आती है एंड उस चीज को स्मेल करते इसका डेमोनिक फॉर्म तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है। पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि आखिरकार किस तरीके की डिलीशियस सेंट है, और जहाँ से वो सेंट आ रही होती है फैंग उसी तरफ निकल जाता है। अभी सीन शिफ्ट होकर में कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे लोग मिलकर एक इंसान को मार रहे होते हैं। वो इंसान को मारते हुए कहते हैं कि क्या हमारा ब्लैक बोन सेट तुम्हारे लिए कोई मजाक है, हमारी हिम्मत कैसी हुई जो पैसा तुमने लिया है वो ना लौटाने की। एंड सब सुनकर वो मार खाता वो पर्सन कहता है कि तुम लोग जो कर रहे हो उसकी सजा तुम लोग को पक्का से मिलके रहेगी। तभी को उसके हाथों पर पैर रख देता है और हम देखते हैं कि उस ग्रुप का लीडर कहता है कि इस इंसान का खाली प्ले क्यू ले लो और इसे जाने दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन लोगों ने उसका प्ले क्यू ले लिया होता है। उस इंसान का प्ले क्यू लेने के बाद वो लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं कि इसकी मदद से हम तुम्हारे स्टोर की हर एक चीज को बेच सकते हैं, यहाँ तक तुम्हारे बच्चे और बीवी तक को भी। ये सुनकर वो इंसान उनके पैरों में गिरते हुए कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली को इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व मत करो। लेकिन वो इंसान उसे दूर हटाते हुए कहता है कि अपने गंदे हाथों से मुझे टच मत करो, तुम्हें ये सारी बातें पैसा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेकार से बॉडी बेचकर हमें कुछ फायदा होगा? तुम्हारे बॉडी के बेकार से पार्ट कौन ही खरीदना चाहेगा? लेकिन वहीं पर हम लोग फैंग को भी देख पा रहे होते हैं जो कि ऊपर से लोगों को देख रहा होता है। तभी लीडर कहता है चलो देखते हैं तुम्हारे बच्चों को बेचकर यहाँ पर हमें कितना ज्यादा फायदा होगा, और अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो हम तुम्हारी बीवी की मदद से यहाँ पर पैसे कमाएंगे, और अगर वो हमें यहाँ पर खुश कर पाती है तो हम तुम्हारे कुछ पैसों को माफ भी कर देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सीटी की आवाज आती है और इस सीटी की आवाज काफी ज्यादा टेरिफाइंग आवाज होती है। ये आवाज सुनते ही ये लोग पूरी तरीके से हिल चुके होते हैं। लेकिन तभी इनमें से एक इंसान कहता है कि आखिरकार कौन कमीना है जो कि यहाँ पर सीटी बजा रहा है। लेकिन वो सीटी बजना नहीं रुकती, वो लगातार बजे ही जा रही होती है, यहाँ तक कि सीटी की वजह से उनके कानों में दर्द होना भी स्टार्ट हो चुका होता है। ये चीज देखकर वो आदमी फिर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार कौन सा कमीना यहाँ पर सीटी बजा रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। लेकिन तभी उनका लीडर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। एंड साथ ही वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराया हुआ भी लग रहा होता है। वो घबराते हुए कहता है कि जो इंसान बस सीटी बजा के हमारी ऐसी हालत कर सकता है वो इंसान काफी पावरफुल एक्सपर्ट होगा। इसके बाद लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि सर हमें नहीं पता कि आप किस तरीके के मास्टर हैं, लेकिन अगर आपको हमसे कुछ काम है तो प्लीज अपने आप को हमारे सामने लेके आइए, हमसे जो हो सकेगा हम आपके लिए वो करने का ट्राई करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंग भी आ चुका होता है जो कि अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। एंड उस लीडर की यहाँ पर फटके चार हो चुकी होती है फैंग को देखने के बाद में, क्योंकि फैंग यहाँ पर किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा होता है। इसके बाद फैंग हंसते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से काफी टेस्टी सेंट आई थी, देख के ऐसा लग रहा है कि वो सेंट तुम थे। और फैंग को देखकर लीडर घबराते हुए अपने पास से वेपन को निकालने लगता है ताकि वो फैंग को मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल फैंग उसका हाथ डिवावर कर लेता है। और ये चीज देखकर वो पर्सन पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। एंड ये चीज देखकर बाकी दो लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद फैंग बस एक हाथ का यूज करते हुए उस लीडर को गर्दन से उठा लेता है। एंड फैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा डिलीशियस था। और अगले पल हम देखते हैं कि फैंग अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके फैंग उस लीडर को पूरी तरीके से डिवावर कर लेता है। लेकिन तभी फैंग कहता है कि यहाँ पर दो अभी भी बचे हुए हैं। एंड चीज देखकर वो दोनों इंसान वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि फैंग सीधा उनके पीछे आ चुका होता है और सच में फैंग यहाँ पर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा होता। और अगले पल फैंग सीधा अपने एक हाथ को उनमें से एक के अंदर घुसा देता है और इस वजह से वो वहीं पे मारा जाता है। एंड ये चीज देखकर टकले वाले पर्सन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो जगह से और तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है
एंड हम देखते हैं कि वो भागते हुए गेट के पास आ चुका होता है, जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या कोई अंदर है, प्लीज मेरी हेल्प करो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि फैंग उसके पास पहुंच चुका होता है। ये चीज देखकर वो टकला पर्सन घबराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि हम लोग बुरे लोग हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर हमसे भी काफी ज्यादा बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आखिरकार क्या वजह है कि जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन तभी फैंग उसके पास आते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ही तो मैं आया हूँ, और इस चीज की शुरुआत मैं तुम जैसे कीड़े को मसल के करूंगा। एंड अगले पल में खाली वहाँ पर चिल्लाने की आवाज सुनाई जाती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि फैंग एक अलग जगह पर आ चुका होता है। फैंग अगल बगल की चीजों को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये है कि मैं रेजिडेंस से बाहर निकल चुका था। लेकिन तभी फैंग देखता है कि उसके सामने काफी सारे कॉफिन्स पड़े होते हैं, और उन कॉफिन्स के अंदर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी होती है जो कि अब हड्डी बन चुके होते हैं। ये चीज देखकर फैंग कहता है कि देखने में सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, जैसे मानो ये मुर्दे उठकर अचानक मुझ पर अटैक कर दें। लेकिन तभी फैंग को किसी की आवाज आती है, जो पर्सन कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि इस बार स्क्रिप्चर ने तुम्हें चुना है। लेकिन जो चीज मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर रही है वो ये है कि तुम इतने ज्यादा शांत कैसे हो। एंड इसके बाद फैंग जब उस तरफ देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि वहाँ पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा होता है, और वो बूढ़ा आदमी देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। लेकिन तभी फैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी आवाज ऐसी लग रही है जैसे कि तुम गले से बात कर रहे हो। इस सुनकर वो क्रीपी बूढ़ा हंसते हुए कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। लेकिन तभी फैंग उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अपने दांतों पर भी देना चाहिए, क्योंकि तुम भी देख पा रहे हो कि तुम्हारे सारे दांत यहाँ पे सड़ चुके हैं। इस सुनकर वो क्रीपी बूढ़ा हंसते हुए कहता है कि जितना मैं तुम्हें और जान रहा हूँ तुम मुझे उतना ही पसंद आते जा रहे हो। देख ऐसा लगता है कि स्क्रिप्चर ने अपना सही मास्टर इस बार ढूंढ लिया है। इस सुनकर फैंग कहता है कि हाँ, इस बार अपने सही मास्टर के पास आ चुका है। लेकिन तभी क्रीपी बूढ़ा कहता है कि तुम मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आए। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम स्क्रिप्चर के बारे में कितना जानते हो। इस सुनकर फैंग कहता है कि स्क्रिप्चर इमोर्टल के बॉडी पार्ट से बनाया गया है। ये कितना पावरफुल डेमोनिक आर्टिफैक्ट है जो कि इंसानों को पास्ट के अंदर भेज सकता है। इस आर्टिफैक्ट के अंदर काफी अजीब तरीके की पावर्स हैं। एंड इस चीज के अलावा मुझे स्क्रिप्चर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन इसके बाद फैंग यहाँ पर रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अपने टीचिंग पास करिए। इस सुनकर वो क्रीपी बूढ़ा आदमी खुश होते हुए कहता है कि पहली बार है जब मैं तुम जैसा कोई इंसान देख रहा हूँ, नहीं तो जो भी इससे पहले आया है वो यहाँ पे या तो एरोगेंट बनता है या फिर पावर की लालच में पूरी तरीके से पागल हो चुके होते हैं। लेकिन मैं साफ देख पा रहा हूँ कि तुम उन लोगों से सबसे ज्यादा अलग हो। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे से ओल्ड मैन को भी स्क्रिप्चर के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। हालांकि वो लोग कहते हैं कि इसे मॉडल के बॉडी पार्ट से बनाया गया है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है क्योंकि अभी तक इसका ओरिजिन भी अनक्लियर है। इस सुनकर फैंग क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इस सुनकर वो क्रीपी बुड्ढा कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी एक इमोर्टल हूँ, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं एक इमोर्टल था। अब मैं इतनी दूर आ चुका हूँ कि मेरी वैल्यू किसी धूल से ज्यादा नहीं है। एंड ये सारी बात सुन के तो यहाँ पर फैंग भी पूरी तरीके से शांत हो चुका होता है। वो क्रीपी बुड्ढा कहता है कि मैंने कई साल इस आर्टिफैक्ट को समझने में लगा दिए, लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ चुका हूँ तभी मेरे सामने दूसरा आंसर आ जाता है। यही वजह है कि इतना टाइम बताने के बावजूद भी मैं इसके आंसर को नहीं ढूंढ पाया। ये सुनकर फैंग भी शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि इस क्रीपी बुढ़ाऊ ने इतने सारा टाइम लगा दिया इस डेमोनिक आर्टिफैक्ट को समझने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद क्रीपी बुढ़ा कहता है कि यहाँ पर काउंटलेस लोग आए ताकि वो स्क्रिप्चर के मास्टर बन सके, और वो सारे के सारे लोग कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, आखिर में बस उन सारे के सारे लोगों को डिवावर कर लिया गया। लेकिन सच कहूँ तो लड़के, मुझे तुम्हारे अंदर एक उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि तुम उन सारे के सारे लोगों से बिल्कुल अलग हो। तुम स्क्रिप्चर के लिए बिल्कुल परफेक्ट इंसान हो। इस सुनकर फैंग क्वेश्चन करते हुए कहता है कि परफेक्ट से आपका मतलब क्या है। इस सुनकर वो बुढ़ा कहता है तो क्या तुमने उन इंसानों को डिवावर नहीं किया। जितने बुरे इंसान को तुम डिवावर करते जाओगे तुम्हारी उतनी पावर अनलॉक होती चली जाएगी, यानी आसान सी भाषा में तुम उतने ही पावरफुल होते चले जाओगे। जो डेमोनिक हाथ किसी को डिवावर करते टाइम निकलते हैं वो हाथ है जिन्हें भूख लगी हुई है। लड़के, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर भी उन लोगों को जैसा ना हो। और देख ऐसा लग रहा है कि अब हमारा टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन इंटरेस्टिंग लड़के, हम लोग वापस से जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से शिकार करोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें फैंग के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग फैंग के कमरे के बाहर जियोंग को देखते हैं जो कि चाय लेके आई होती है। वो फैंग से कहती है कि मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसको कहाँ रखूँ। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि उसे बाहर ही रख दो। एंड इसके बाद जियोंग कहती है कि यहाँ पर आने के बाद मुझे दो चीजों के बारे में पता चला है। पहली चीज ये है कि जो मेन हाउस है जहाँ पे यंग मास्टर का बेड चैम्बर है, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पर बैम्बू के ऊपर मार्शल आर्ट के रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं। उन्हें देखकर साफ बताया जा सकता है कि वो सारे के सारे आइटम काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, और अगर यंग मास्टर को पता चल जाता है कि बिना उनके परमिशन के उनके सामान को छुआ जा रहा है तो पक्का से वो उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जो दूसरी बात यहाँ पर आकर मुझे पता चली है कि यंग मास्टर फैंग किसी फॉर्मेलिटीज को नहीं निभाते हैं। एंड हम देखते हैं कि फैंग जियोंग से कह रहा होता है क्या सुबह का नाश्ता हम दोनों मिलकर बनाएंगे। जियोंग अपने मन में कहती है कि यंग मास्टर होने के बावजूद भी वो यहाँ पर सब्जियां खुद उगाते हैं, यहाँ तक कि वो किचन में खाना बनाने से लेकर हर काम के अंदर हेल्प भी करते हैं, यहाँ तक कि वो उसी टेबल पर खाना भी खाते हैं जिस टेबल पर उनका सर्वेंट खाना खाता है। यंग मास्टर होने के बावजूद भी वो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नॉर्मली कोई भी नहीं करता है। यही वजह है कि उनकी ये हरकतें देखकर मैं बार बार शॉक हो जाती हूँ। इसके बाद जियोंग क्वेश्चन करते हुए कहती है कि क्या आज भी मुझे आपके साथ ही खाना होगा। इस सुनकर फैंग कहता है कि आज ही नहीं बल्कि हमेशा तुम मेरे साथ ही खाना खाओगी। ये चीज देखकर जियोंग वापस से कहती है कि पर मेरी जैसी लोली सर्वेंट आपके साथ खाना कैसे खा सकती है। इस सुनकर फैंग उससे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बोलती हो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर खाना खाने के लिए कहा है तो शांति से खाओ। इसके बाद जियोंग अपने मन में
कहती है कि यहाँ पे एक और तीसरी बात है कि यंग मास्टर फैंग की आंखें देखकर साफ बताया जा सकता है कि उनके अंदर मुझको लेकर कोई भी रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद ऑथर हमें बताता है कि जियोंग एक ऐसी लड़की है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है। यही वजह है कि वो काफी सारे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। यही वजह है कि जियोंग को आइस फ्लावर के नाम से जाना जाता है। और जो सेकंड और थर्ड यंग मास्टर है जो कि नेक्स्ट हेड बनने के लिए कैंडिडेट है, उन दोनों की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिस भी लड़की पर उनकी नजर चल जाती है वो लड़की वापस कभी दिखाई नहीं देती है। एंड जियोंग को उनके बेकार से इंटरेस्ट से काफी ज्यादा डर लगता था, लेकिन जैसे कि जो एल्डेस्ट यंग मास्टर फैंग है उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यही वजह है कि जियोंग उसके पास आ गई ताकि वो खुद को उन दोनों भाइयों के साथ इन्वॉल्व होने से बचा सके। वही प्रेजेंट टाइम में जियोंग सोच रही होती है कि चीफ स्टुअर्ड की बातें मानकर यहाँ पे आना ताकि मैं सेकंड और थर्ड प्रिंस को अवॉइड कर सकूं। क्या ये एक सही डिसीजन था? लेकिन जब ऐसी बातें सोच रही होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गार्ड आ जाता है जो कि फैंग से कहता है कि मास्टर फैंग, मैं आपसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज देखकर जियोंग को उस गार्ड पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर यंग मास्टर खाना खा रहे हैं? तुम यहाँ पर काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो। ये सुनकर वो गार्ड एम्बैरेस होते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये बताने आया था कि यहाँ पर गेट पर एक गेस्ट आया है। ये सुनकर जियोंग क्वेश्चन करते हुए कहती है कि गेट पर कौन आया है? ये सुनकर वो गार्ड कहता है कि उस वॉरियर ने अपना नाम सैमुअल बताया और उसने बताया कि वो मेन हाउस वगैरह से कुछ आया है। ये सुनकर जियोंग शॉक हो जाती है क्योंकि सैमुअल सीधा थर्ड प्रिंस के अंडर में आता है। इसके बाद वो गार्ड कहता है कि उस वॉरियर ने कहा है कि यहाँ पे अटेंडेंट को लेके आओ जो फर्स्ट यंग मास्टर को सर्व कर रही है। ये सुनकर जियोंग वो टाइम याद करती है जब चीफ स्टुअर्ड ने उससे कहा था कि जब मैंने तुम्हें यहाँ पर एल्डेस्ट यंग मास्टर के हवाले कर दिया तो शायद यहाँ पर थर्ड और सेकंड प्रिंस को ये अच्छा नहीं लगा। एंड ऐसा हो सकता है कि वो शायद तुम्हें लेकर अब आपस में लड़ाई करने लगे। एंड वो सारी बातें याद करके जियोंग कहती है ऐसा लगता है कि वो टाइम अब आ चुका है। इस सुनकर जियोंग कहती है कि फर्स्ट यंग मास्टर के सामने यहाँ पर मुझे बुलाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर के अटेंडेंट हूँ जो कि उन्हें सर्व करती है। बिना फर्स्ट यंग मास्टर की परमिशन के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर वो गार्ड कहता है कि मैंने उसे भी ये बात कही थी लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। और जैसे कि वो थर्ड यंग मास्टर के कहने पर यहाँ पे आया है तो मैं उसको ऐसे मना भी नहीं कर सकता हूँ। एंड यही वजह है कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये सुनकर जियोंग कहती है लेकिन इसके बावजूद भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक गार्ड होने की वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम सारे के सारे मामलों को गेट पर ही संभाल लो। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से ऐसी बहस कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि फैंग टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, यहाँ पर बहुत हो चुका है, तुम लोगों के बहस की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा आवाज हो रहा है। जियोंग जाओ और देख कर आओ कि आखिरकार उसको यहाँ पर क्या दिक्कत है। ये सुनकर जियोंग अपने मन में कहती है कि मुझे करने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर की बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकती। इसके बाद जियोंग वहाँ से जाते हुए कहती है कि यंग मास्टर मैं बस अभी जाती हूँ और तुरंत ही आ जाती हूँ, मुझे ये काम खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कहने के बाद जियोंग वहाँ से चली जाती है लेकिन तभी फैंग उस गार्ड को रोक लेता है। ये चीज देखकर वो गार्ड शॉक होते हुए कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों रोका है? इस सुनकर फैंग उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ पर किसने परमिशन दी मेरे कमरे के अंदर ऐसे एंटर करने की? जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नहीं कहा था कि अंदर आओ। ये सुनकर वो गार्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसे ही नहीं आना चाहिए था, वो बिना परमिशन के। ये सुनकर फैंग उससे कहता है तो तुम ये बात पहले से जानते थे कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था लेकिन इसके बावजूद भी तुम अंदर आए। ये सुनकर वो गार्ड घबराते हुए कहता है कि असल में मुझे यहाँ पर मैसेज पहुंचाना था इसीलिए मैं आ गया। लेकिन तभी फैंग उसकी बातों को काटते हुए कहता है तो तुम मेरे कमरे के अंदर कभी भी चले आओगे जब तुम्हारा मन करेगा। तो यानी आसान शब्दों में तुम्हें कहीं पर भी आने की परमिशन नहीं चाहिए, क्यों है ना? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गार्ड अपने घुटनों पर आते हुए कहता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए बिना आपकी परमिशन के अंदर आने के लिए। मैं चीज का वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बस एक बार के लिए मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। इस सुनकर फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दूंगा लेकिन ऐसे ही माफ नहीं करने वाला। आज से तुम एक गार्ड नहीं बल्कि गेट कीपर हो, इसलिए अब जल्द से जल्द जाके गेट के सामने खड़े हो जाओ। इस सुनकर वो गार्ड शॉक होते हुए कहता है कि यंग मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन तभी फैंग कहता है कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे हर जगह जाने की पाबंदी भी लगाता हूँ, तुम खाली अब क्वार्टर्स के अंदर ही जा सकते हो और अगर तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है तो तुम वापस से अपनी मर्जी चला के देख सकते हो। एंड सारी बातें कहते हुए फैंग के चेहरे पर एक स्माइल होती है क्योंकि वो यहाँ पर फैंग को टॉन्ट मार रहा है। इस सुनकर वो गार्ड शॉक होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर की सारी बातों को मानूंगा। आखिर मैं यंग मास्टर की बातों को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? लेकिन वही वो अपने मन में कह रहा होता है। आखिरकार अचानक से यंग मास्टर क्या हो गया? मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं गार्ड से सीधा एक गेट कीपर बन गया हूँ। ये चीजें सच में मुझे काफी ज्यादा एम्बेरस कर रही है। लेकिन तभी फैंग उससे वापस से कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या मैंने तुमसे अभी नहीं कहा था कि जाकर गेट पर खड़े हो जाओ? इस सुनकर वो गार्ड काफी चिढ़ते हुए कहता है कि हाँ मैंने सुन लिया, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर में बाहर का सीन दिखाया जाता है जब हम सैमुअल को देखते हैं। वो जियोंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा गेस्ट इतनी दूर से यहाँ पर आया है और तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। इस सुनकर जियोंग कहती है कि यहाँ पर लेट आने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बताइए कि आपको क्या काम है? इस सुनकर सैमुअल उससे कहता है कि मुझे अपने यंग मास्टर के पास लेकर चलो, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन जियोंग इसके लिए मना करते हुए कहती है मुझे माफ करिएगा लेकिन यंग मास्टर ने सबको यहाँ पर आने के लिए मना किया है, बिना उनकी परमिशन के मैं आपको अंदर लेके नहीं जा सकती हूँ। लेकिन जियोंग की ऐसी बातें सुनकर सैमुअल को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो जियोंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जैसे लोली सर्वेंट की इतनी हिम्मत जो कि तुम मेरे सामने बकवास कर रही हो। एंड साथ ही वो गुस्से में अपनी तलवार भी निकाल रहा होता है ताकि वो जियोंग पर अटैक कर सके। इसके बाद जियोंग पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे प्रोवोक करने का नतीजा क्या होता है। और ये सारी बातें कहते हुए उसने सीधा जियोंग पर अटैक कर दिया होता है। लेकिन अटैक इससे पहले जियोंग को लग पाता तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही गार्ड आ चुका होता है जिसने उसके अटैक को रोक लिया होता है। एंड इसके बाद वो गार्ड सैमुअल से कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है, अगर तुम यहाँ
से आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की सिक्योरिटी को पास करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बकवास करना बंद करो और यहीं पे खड़े रहो। लेकिन उस गार्ड को देखकर सैमुअल को और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। उस गार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और इस लड़की के बीच में आने की? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ मालूम नहीं है तो सारी की सारी चीजों से बाहर ही रहो। लेकिन तभी वो गार्ड उसके सामने तलवार पॉइंट करते हुए कहता है कि मैं अपनी बात को वापस से नहीं दोहराऊंगा, तुम इस चीज को मेरी एक लास्ट वार्निंग के तौर पे समझ सकते हो। लेकिन सैमुअल अभी भी नहीं रुकता, बल्कि वो गार्ड पर चिल्लाते हुए कहता है, कमीने इंसान, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो? लेकिन तभी सैमुअल कुछ देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। वो घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये गार्ड कोई नॉर्मल सा गार्ड नहीं है, बल्कि एक एक्सपर्ट है। वही हम देखते हैं कि वो गार्ड काफी गुस्से में कहता है कि मैं हाल ही में यहाँ पे डिमोट हुआ हूँ, एंड इसके बाद यहाँ पर वापस से कोई आ गया जो कि मुझे नीचे नजरों से देख रहा है। क्या तुम सब लोगों को मैं यहाँ पर कोई बच्चा नजर आता हूँ जो कि तुम मुझे इतना ज्यादा लाइटली ले रहे हो? ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें खत्म करके अपनी पावर को प्रूव करना होगा। एंड उस गार्ड की ऐसी बातें सुनकर सैमुअल के यहाँ पर फट के चार हो चुकी होती है। वो अपने मन में कहता है, ये इंसान सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, मैं इससे ऐसे ही नहीं भिड़ सकता, मैं ऐसे ही फालतू चीजों के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद सैमुअल खुद को शांत करते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर खाली इस लड़की से मिलने के लिए आया था, मुझे इस लड़की से काम है। इसके बाद सैमुअल जोंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और थर्ड प्रिंस से मिलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जोंग इसके लिए साफ मना करते हुए कहती है कि मेरा फेट पहले ही फर्स्ट रैंक मास्टर के साथ जुड़ चुका है, मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जाने नहीं वाली हूँ, और ये चीज अगर तुम थर्ड रैंक मास्टर को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। लेकिन जोंग की ऐसी बातें सुनकर सैमुअल को वापस से गुस्सा आ जाता है। वो जोंग पर चिल्लाते हुए कहता है, लोली सर्वेंट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे क्या हो जो हर चीज को लेकर तुम बार बार आर्ग्यू कर रही हो? देख कैसा लगता है कि फर्स्ट रैंक मास्टर के साथ रह रहकर तुम अपनी औकात भूल चुकी हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं? इस सुनकर जोंग कहती है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैं खाली वही कह रही हूँ जो कि यहाँ पर मेन हाउस के रूल्स हैं, और कोई भी पर्सन मेन हाउस के रूल्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है, भले वो थर्ड प्रिंस से क्यों ना हो। और जैसा कि तुम मेन हाउस के अंदर सर्व करते हो तो तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए। इस सुनकर सैमुअल चिढ़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपनी औकात पूरी तरीके से भूल चुकी हो। लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि थर्ड प्रिंस के सामने भी क्या तुम ऐसी एरोगेंस दिखा सकती हो? आने वाले फ्यूचर के लिए पहले से खुद को तैयार करके रख लेना, क्योंकि जो तुमने अभी कहा है उसके लिए शायद तुम्हें फ्यूचर में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर को किसी के भी यूज करी हुई चीज पसंद नहीं आती है। एंड सारी बकवास करते हुए हम देखते हैं कि सैमुअल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और पर्सन आ चुका है, एंड उस पर्सन को भी देख ऐसा लग रहा होता है कि वो भी कोई मैसेज पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम हाइजिन है और मैं यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर की तरफ से आया हूँ, तो इसलिए जल्दी से मुझे एल्डेस्ट यंग मास्टर फैंग के पास लेके चलो। लेकिन जोंग इसके लिए मना करते हुए कहती है कि यंग मास्टर फैंग अभी कोई भी विजिटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दे सकती। इस सुनकर हाइजिन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि फर्स्ट यंग मास्टर कभी ऐसे डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन खैर क्या फर्क पड़ता है, अगर तुम ये कह रही हो तो यहाँ पर सच ही कह रही होगी, मैं तुम्हारी बातों पे फिलहाल के लिए यकीन कर लेता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मैं सेकंड यंग मास्टर का लेटर पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो गार्ड कहता है कि अगर तुम यहाँ पर लेटर देने के लिए आए हो तो लेटर दो और यहाँ से चले जाओ, ये लेटर बाद में यंग मास्टर तक पहुँचा दिया जाएगा। ये सुनकर हाइजिन कहता है तो फिर ठीक है, लेटर मैं इस लड़की को दे देता हूँ। लेकिन लेटर देते हुए जोंग के कानों में कहता है कि यहाँ पे सेकंड यंग मास्टर ने तुम्हारे लिए भी एक बात कही है, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम यहाँ पर कितना ही रेंग लो और कहीं पर भी क्यों ना चली जाओ, लड़की तुम अभी भी मेरे हाथों में ही हो जो कि इतनी आसानी से एस्केप तो नहीं कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि जोंग परेशान होते हुए कहती है ठीक है, मैं लेटर पहुंचा दूंगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हाइजिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो गार्ड यहाँ पर जोंग से कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि फर्स्ट यंग मास्टर ने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है कि वो विजिटर से नहीं मिलने वाले हैं। इसे सुनकर जोंग पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि हाँ, ये बात मैं जानती हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर ने डायरेक्ट कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मुझे उन लोगों को अंदर नहीं जाने देना चाहिए। ये मेरी बस जजमेंट थी जो कि मैंने सिचुएशन को रियलाइज करते हुए लिया है। लेकिन तभी वो गार्ड यहाँ पर जोंग से कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी फीलिंग है हमारे यंग मास्टर को लेके। एंड लड़की, बात मैं तुम्हें बस इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी एज की मेरी डॉटर भी है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे डॉटर की एज की कोई लड़की यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस जाए जिसमें उसे काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो। एंड हम देखते हैं कि सारी बातें कहते हुए गार्ड काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। वो गार्ड अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सच में यहाँ पर यंग मास्टर को लेकर लॉयल्टी की कसम भी खाई है, या फिर इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए आई हो? अगर हमारे यंग मास्टर चाहे तो बड़े आराम से उन सारे के सारे लोगों को मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर मैं आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये लेटर जाके यंग मास्टर तक पहुंचा देना, अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। वही हम देखते हैं कि जोंग यहाँ पर उस गार्ड की सारी बातें सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है। वो अपने मन में कहती है कि लुएवेंग स्वॉर्ड हाउस के अंदर आने के बाद ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके लिए मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन आज जाके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि आखिरकार लॉयल्टी का मतलब होता क्या है। मुझे अब तक ऐसा लगता आया है कि मैं किसी तरीके से सारे के सारे एहसान को चुका दे रही हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से लोग मेरे लिए ग्रेटफुल है, मैं उस तरीके से उन लोगों के एहसान को चुका ही नहीं पा रही हूँ। और ये सेम चीज फर्स्ट यंग मास्टर फैंग के लिए भी लागू होती है। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ अच्छा किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उन्हें सही से रीपे ही नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद से इंस्टीट्यूट के हमें यहाँ पर फैंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं फैंग ने जो लेटर यहाँ पे आया होता है उसे जला के राख कर दिया होता है। एंड नीचे देखकर जोंग शॉक करते हुए कहती है कि यंग मास्टर आपने क्या किया? वो जो लेटर था वो सेकंड यंग मास्टर ने आपके लिए ही भिजवाया था। लेकिन हम देख पा रहे होते हैं कि फैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो जोंग से कहता है मुझे इस लेटर को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो। ये सुनकर जोंग कहती है कि उस लेटर के ऊपर आपका नाम मेंशन किया गया था, यानी इसका मतलब ये है कि वो लेटर आपके लिए ही था। क्या इसके बावजूद भी आप उस लेटर को पढ़ना नहीं चाहोगे? ये
सुनकर फैंग कहता है कि अगर ये लेटर इतने जरूरी था तो फिर उसको खुद यहाँ पर इसे देने के लिए आना चाहिए था, लेकिन जैसे कि वो लेटर देने खुद नहीं आया है तो यानी कि लेटर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन अगर तुम इस लेटर को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो तो फिर इस लेटर को तुम खुद ही क्यों नहीं पढ़ती हो। और हम देखते हैं कि फैंग की ये बात सुनकर यहाँ पर जोंग पूरी तरीके से शॉक हो चुकी होती है। सुनकर वो शॉक होते हुए कहती है कि यंग मास्टर आपका इससे मतलब क्या है। इस सुनकर फैंग कहता है कि अब यार मुझे तुम्हारे सामने एक ही बात को बार बार रिपीट करना क्यों पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही फर्क पड़ता है तो तुम्हें इस लेटर को पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन ये जो सुनकर जोंग शॉक होते हुए कहती है कि मेरी जैसे लोली सर्वेंट ऐसा कैसे कर सकती है। इस सुनते ही हम देखते हैं कि अब फैंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो जिस स्माइल के साथ कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर पहले एक कप चाय पीते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर चाय पीना स्टार्ट कर दिया होता है। सबसे पहले चाय यहाँ पर जोंग पीती है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग चाय पीते हुए कहता है मैं सच कह रहा हूँ ये चाय काफी ज्यादा अच्छी है, शायद ऐसी चाय मैं भी नहीं बना सकता हूँ। लेकिन तभी जोंग शॉक होते हुए अपने मन में कहती है कि मेरे मन में पहले ये बात कभी क्यों नहीं आई। जहाँ तक मुझे याद है कि यंग मास्टर और मैं जब भी खाना खाया करते हैं वो सबसे पहले मुझे खाने के लिए कहते हैं कि यंग मास्टर को ऐसा लगता है कि मैंने खाने के अंदर पॉइजन मिलाया होगा। क्या इसका मतलब ये है कि यंग मास्टर को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये सारी बातें कहते हुए हम देखते हैं कि जोंग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फैंग से कहती है कि मैं आपसे एक और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैंने आपको ये नहीं बताया है लेकिन यहाँ पर कुछ गेस्ट आए थे जिनको मैंने अंदर आने नहीं दिया। मैंने उन लोगों से कह दिया था कि आप यहाँ पर किसी भी गेस्ट को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस सुनकर फैंग कहता है तो क्या ऐसी बात है। इस सुनकर जोंग कहती है कि मैं चीज आपको काफी ज्यादा लेट रिपोर्ट करी हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा बस इसलिए हुआ है क्योंकि मैं खुद को काफी ज्यादा स्मार्ट समझ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। मैं हर टाइम यहाँ पे सर्वाइव करने के बारे में ही सोच रही थी, बल्कि मैंने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं उस हॉल के अंदर खाना बनाती थी जहाँ पर कोई मास्टर भी नहीं था जो कि मुझ पर नजर रखे कि मैं खाने के अंदर क्या मिला रही हूँ या फिर क्या नहीं मिला रही। इसके बाद जोंग घुटनों पर आते हुए कहती है कि अगर मुझे जैसे लोली सर्वेंट यहाँ पर वापस से कसम खाती है लॉयल्टी की तो क्या इसके बावजूद भी आप मुझे वापस एक्सेप्ट करने के बारे में एक बार सोचोगे। एंड इस बार जोंग को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो सच में यहाँ पर लॉयल्टी की कसम खाना चाहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग सुनकर यहाँ पर कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर जोंग से कहता है तो क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि आगे तुम्हारे सामने किस तरीके के खतरे आ सकते हैं, तो क्या उन खतरों के बावजूद भी तुम लॉयल्टी की कसम खाना चाहोगी। और हम देखते हैं कि भी नेक्स्ट में जाए कि जोंग इस वाली बात पे एग्री कर देती है। लेकिन तभी फैंग यहाँ पे जोंग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ है। इस सुनकर जोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके फादर एक ग्रैंड पैट्रियार्च हैं, यहाँ तक कि उनका काफी ज्यादा नाम भी है और हाल ही में उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए अपने फैमिली के सारे अफेयर्स को बेड पे बैठे बैठे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन तभी फैंग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में बात यह है कि मेरे फादर बीमार नहीं है, उन्हें पॉइजन दिया गया है और जो अब तक डिसीजन लिए जा रहे हैं वो हमारी फैमिली के ग्रेट बॉडी की वजह से डिसीजन लिए जा पा रहे हैं। एंड यही वजह है कि बचपन से ही मैंने अपना खाने से लेकर हर एक काम खुद किया है ताकि कोई भी मुझे पॉइजन ना दे सके। और इसके बावजूद भी तुम्हें क्या लगता है कि मेरे ऊपर कितनी बार पॉइजन का अटेम्प्ट हुआ होगा। ये सुनकर जोंग घबराते हुए कहती है कि मुझे से लोली सर्वेंट ये गैस करने की हिम्मत भी नहीं करेगी। इसके बाद फैंग उससे कहता है कि सारी चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें भी पता चल सके कि लुओ यांग सोर्ट हाउस के अंदर की डार्क साइड क्या है। एंड इतना कुछ जानने के बावजूद भी क्या तुम फिर भी मुझे सर्व करना चाहोगी। लेकिन फैंग की सारी बातें सुनने के बाद भी तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पीछे नहीं हटती। यहाँ पर जोंग कहती है मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि आप मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपको मास्टर बना सकूं। लेकिन तभी फैंग उसको लेटर दिखाते हुए कहता है कि इस लेटर का लास्ट वाला पेज पढ़ो। एंड हम देखते हैं कि जोंग वैसे ही करती है और वो उस लेटर का लास्ट पेज पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और हमें पता चलता है कि इस लेटर के लास्ट में स्टीवर्ट चीफ ने लिखा होता है, वो भी यंग मास्टर फैंग को, कि अगर जोंग यहाँ पर सच्चाई कन्फेस कर लेती है तो उसे फिर ऐसे काम करवाओ जैसे कि कोई जानवर से काम करवाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो सच्चाई कन्फेस नहीं करती है और वो आपके सामने यहाँ पर बार्गेन करने का ट्राई करती है तो प्लीज आप उसको मार दीजिएगा। एंड हम देखते हैं कि सारी बात पढ़ने के बाद जोंग यहाँ पर कांप रही होती है। वो अपने मन में डरते हुए कह रही होती है कि आखिरकार चीफ स्टीवर्ट ने ऐसी बातें मेरे लिए क्यों लिखी है। मुझे हमेशा ऐसा लगा था कि वो मेरे फादर जैसे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जोंग की आंखों से भी आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि फैंग अपनी चाय पीते हुए कहता है कि यही वजह है कि मैंने तुमसे कहा कि इस लेटर को पढ़ो और जैसे कि तुमने लेटर पढ़ लिया है तो तुमको खुद पता चल चुका होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। इसके बाद जोंग फैंग से कहती है कि यंग मास्टर मुझे हमेशा से लगा था कि वो मेरे फादर जैसे हैं एंड इसी चीज का मतलब लॉयल्टी होती है और आज आपने मुझे सच्चाई दिखाई है कि आखिरकार असली लॉयल्टी का मतलब होता क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग कहता है कि मुझे लॉयल्टी वाली चीज बिल्कुल बेकार लगती है। आखिरकार तुम इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करोगी कि एक फादर जैसे पर्सन ने अपनी बेटी को मारने के बारे में सोच भी लिया। और ये सारी चीजें दिखाने के बाद मैं तुमसे वापस से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे सामने लॉयल्टी की कसम खाती हो। ये सुनकर फैंग कहती है कि फर्क नहीं पड़ता है क्या मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं फिर भी कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा अपने मरते दम तक आपको सर्व करना चाहूंगी। ये मास्टर फैंग प्लीज मुझे अलाउ करिए ताकि मैं आपको अपना मास्टर बना सकूं। एंड ये सारी बात सुनकर हम देखते हैं कि फनीली फैंग के चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी होती है। वो उस स्माइल के साथ कहता है कि आखिरकार मुझे एक ऐसा आंसर मिला जिससे मैं सेटिस्फाइड हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग और जोंग दोनों आमने सामने बैठे होते हैं और जोंग अपने बारे में बता रही होती है कि मेरी फैमिली के अंदर अब 3 लोग थे, मेरे फादर और मैं और मेरी बहन। मेरे फादर एक मर्चेंट गिल्ड चलाते थे, हमारी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी लगता है कि किसी की नजर लग गई क्योंकि जब हमारा बुरा टाइम आया तो हम लोगों ने यामा डेब्ट से लोन लिया और शायद ये वही टाइम था जब हमारा बैड लक स्टार्ट हो चुका था। वो लोग इतने बड़े कमीने हैं कि सबसे पहले वो लोग यहाँ पर कम इंटरेस्ट के साथ लोगों को अपने तरफ बुलाते हैं और जैसे कोई उनसे लोन ले लेता है वो उनके जाल में फंस जाता है क्योंकि आखिर में वो लोग मजबूर कर देते हैं उस इंसान को 10 गुना ज्यादा पे करने के लिए। और ये सेम चीज हमारे साथ भी हुई थी।
अगर मेरी बहन की बात करी जाए तो बिजनेस को लेकर काफी बड़ी जीनियस है। ये वजह है कि मेरी बहन ने काफी ज्यादा ट्राई किया कि वो सारे के सारे लोन को यहाँ पर चुका सके, लेकिन वो लोन कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया और आखिर में मेरी और मेरी बहन को बेच दिया गया, वो भी दूसरी फैमिली के अंदर, ताकि वो लोन चुकाया जा सके। इस सुनकर फैंक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे बीच में ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं होगा, तो क्या वो इतनी केपेबल है कि वो एक गिल्ड को खुद चला सकती है। ये सुनकर यहाँ पे जियोंग कहती है कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो लुओयांग के अंदर इन्फॉर्मेशन ब्रोकर का काम कर रही है। एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोकर वाली बात सुनकर तो फैंग भी एक टाइम के लिए पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है। लेकिन तभी जियोंग कहती है कि और हाल ही में मेरी बहन ने मुझे एक लेटर के जरिए बताया है कि मेरी बहन ने उस कल्प्रिट का पता लगा लिया है जिसने मेरी फैमिली की ऐसी हालत कर दी है। मैं उस कमीने को कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। वो भद्दा सा फेस और वो गंदी सी बॉडी, उस कमीने का नाम ग्योमजिल है। इस सुनकर फैंग शॉक होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा ग्योमजिल। इस सुनकर जियोंग इस पे एग्री करते हुए कहती है कि हालांकि उसका असली नाम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि सबको इसी नाम से जानते हैं। लेकिन तभी फैंग यहाँ पे जियोंग से कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हारी बहन अब इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है। इस सुनकर जियोंग इस वाली बात पे एग्री करती है, लेकिन तभी फैंग उससे कहता है कि तुम्हारी बहन से मिले हुए तुम्हें काफी ज्यादा टाइम हो चुका होगा, तो फिर तुम्हें कल जाके उससे मिल लेना चाहिए। इस सुनकर जियोंग शॉक होते हुए फैंग से कहती है कि क्या यंग मास्टर आप यहाँ पे सच कह रहे हैं। इस सुनकर फैंग उससे कहता है कि हमारे पास पूरा हाफ डे है, तो तुम जाके उससे मिल सकती हो, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जियोंग जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है। वो फैंग से कहती है कि यंग मास्टर मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन तभी फैंग जियोंग के कपड़े देखते हुए कहता है तो क्या तुम इन कपड़ों के अंदर वहाँ पे जाने वाली हो। इस सुनकर जियोंग शॉक होते हुए कहती है कि कई कपड़े अच्छे नहीं है, क्या आपको ये पसंद नहीं आए हैं। लेकिन तभी फैंग कहता है कि तुम लुओयांग स्वॉर्ड हाउस की एक अटेंडेंट हो एंड इस तरीके से लुओयांग स्वॉर्ड हाउस की यहाँ पर इज्जत खराब हो जाएगी, तो क्यों ना तुम्हारे हुलिया को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि गेट कीपर आखिरकार तुम कहाँ पे हो, जल्दी यहाँ पे आओ। ये सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड आते हुए कहता है कि गेट कीपर आखिरकार ये क्या बकवास है। यंग मास्टर अगर आप चाहे तो मुझे यहाँ पर मेरे नाम से भी बुला सकते हैं, चलो मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले वो गार्ड अपना नाम बता पाता तभी हम देखते हैं कि फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर शांत हो जाओ। गेट कीपर इनर प्लेस के अंदर जाके वुमेन्स के काफी सारे कपड़े लेके आओ, और एक बात याद रखना वो सारे के सारे कपड़े हाई क्वालिटी के होने चाहिए, और मेरा हाई क्वालिटी से मतलब हाई क्वालिटी है, इसलिए बेकार से कपड़े लेके मत आ जाना। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्ड चिढ़ते हुए कहता है कि आपने अभी क्या कहा। लेकिन तभी फैंग उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने तुमसे अभी क्या कहा। अगर तुम्हें यहाँ पर काम पसंद नहीं आया है तो फिर ही तुम मेरे ऑर्डर को डिनाई कर सकते हो, इस चीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, अभी तो मैंने तुम्हें गेट कीपर ही बनाया है और जल्दी मैं तुम्हें पोर्टर भी बना दूंगा अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो। एंड जियोंग की बात सुनते ही हम देखते हैं कि उस गार्ड की हालत यहाँ पर खराब हो जाती है। वो घबराते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आपके ऑर्डर तो मेरे सर आंखों पे है। लेकिन तभी फैंग कहता है कि तुम यहाँ से फिर भी नहीं जा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा एटीट्यूड है। ये सुनकर वो गार्ड घबराते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं अभी कभी वहाँ पे जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपने स्पीड का यूज करते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। एंड नीचे देखकर जियोंग कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड है, क्योंकि वो काफी तेजी से यहाँ से निकल गए। उनके फुटवर्क देख के साफ बताया जा सकता है कि वो एक स्किल्ड मास्टर आर्टिस्ट है। वही सीन शिफ्ट होकर उस गार्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे लुओयांग स्वॉर्ड हाउस को सर्व किया है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल दी है तो मुझे बस कुछ टाइम के लिए और ये चीज फेस करना होगा। लेकिन तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो गार्ड वापस लौट के आ चुका होता है और वो परेशान होते हुए कहता है यंग मास्टर मुझे माफ करिएगा, मैं वहाँ पर गया तो था लेकिन इन लोगों ने मुझे सामान देने से साफ मना कर दिया। उन लोगों ने कहा अगर मुझे सामान चाहिए तो यंग मास्टर को एक अच्छा रीजन देना होगा, अगर यंग मास्टर कोई अच्छा रीजन नहीं देते हैं तो फिर वो लोग सामान नहीं दे सकते हैं। इस सुनने के बाद हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर गहरी सोच में लग चुका होता है। लेकिन तभी जियोंग फैंग से कहती है कि यंग मास्टर हमें चलना चाहिए क्योंकि हम लोग पहले काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, ये कपड़े भी कुछ ज्यादा बुरे नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैंग को यहाँ पर कुछ याद आ जाता है और वो याद करते हुए कहता है कि अरे यार मैं इसके बारे में कैसे भूल गया, शायद इसकी वजह यह है कि मैंने इस चीज को काफी टाइम से यूज नहीं किया था। एंड हम देखते हैं कि फैंग अपने बाजू की तरफ से एक चीज निकाल लेता है एंड उस चीज को निकालने के बाद उस गार्ड के सर पे वो चीज लगा देता है एंड ये चीज होती है एक सील मार्क। इसके बाद फैंग कहता है कि अब तुम इनर प्लेस में जा सकते हो, तुम्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो गार्ड कहता है कि नहीं नहीं यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। पर तभी फैंग गुस्से में कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ या फिर क्या नहीं, जो मैंने तुमसे अभी भी बोला है जाकर जल्दी से वो काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का से पोर्टर बना दूंगा। इस सुनकर वो गार्ड इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहता है कि मैं आपके ऑर्डर को कैसे डिनाई कर सकता हूँ, मैं बस अभी जाता हूँ। वही हम लोग दूसरी तरफ जियोंग को देखते हैं जो कि शौक होते हुए कहती है कि यंग मास्टर ये तो। इस सुनकर फैंग जियोंग से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, ये वही है जो कि तुम सोच रही हो, ये है फैमिली हेड का ऑफिशियल सील। एंड नीचे देखकर जियोंग अपने मन में कहती है कि ये तो एक गोल्डन सील है, आखिरकार यंग मास्टर के पास क्या कर रही है। इसके बाद वो फैंग से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि यंग मास्टर आपके पास ये गोल्डन सील क्या कर रही है। ये सुनकर फैंग कहता है जैसे कि मेरे फादर की स्टेट काफी ज्यादा खराब है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सील मेरे पास ही होगी, क्योंकि मैं फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर हूँ। वो हमें सील के बारे में पता चलता है कि सील काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इसका यूज करके कोई भी किसी से भी काम करवा सकता है, वो सामने वाला पर्सन मना नहीं कर पाएगा और वो सामने वाला पर्सन बिना किसी क्वेश्चन के वो काम कर भी देगा, क्योंकि ये सील फैमिली की पावर और अथॉरिटी को दिखाती है। अगर तुम लोगों ने सलार मूवी को देखा होगा तो उसमें भी तुम लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पर सील का कितना बड़ा रोल प्ले किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सील के बारे में कौन सी बताई जाती है कि ये सील एक रेलिक जितना रेयर होता है जो कि सिर्फ पावरफुल फैमिली के पास ही होता है। लेकिन तभी जियोंग फैंग से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि आपने इतनी कीमती चीज को मेरे ऊपर
पर क्यों यूज कर दिया, वो भी बस कुछ कपड़ों के लिए। ये सुनकर फैंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर इसका यूज करता रहता हूँ, जैसे कि कपड़े, बुक्स या फिर ब्रशेज। अगर मैं चीज का यूज नहीं करूंगा तो वो लोग मेरी बात को प्रॉपरली नहीं सुनेंगे। वही फैंग की बात सुनकर जोंग शॉक होते हुए कहती है कि प्लीज आप मुझसे मजाक करना बंद करिए कि आप सच में ऐसी बेकार चीजों के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन जब वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी लड़की की आवाज आती है जो कि फैंग का नाम लेती है। और जैसे फैंग उस तरफ देखता है तो हमें जानने को मिलता है कि वहाँ पर एक लड़की आई होती है एंड ये लड़की इनर प्लेस से सामान लेके आई होती है। वो फैंग से कहती है कि यंग मास्टर, मैं आपको ग्रीटिंग्स देती हूँ, उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी ग्रीटिंग्स पसंद आई होगी। तो जैसा कि आपने जो सामान मंगाया था हम वो सारे का सारा सामान लेके आ चुके हैं। और हमें जानने को मिलता है कि इस लड़की का नाम कीवी होता है। वही फैंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम लोग सच में बहुत बड़े सेदर्द हो, मेरी एक बार में बात ही नहीं सुनते हो। अगर तुम लोग मेरी बात को पहले ही सुन लेते तो इतना कुछ होता ही नहीं। और फैंग की ऐसी बातें सुनकर हम देखते हैं कि कीवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन किसी तरीके से कीवी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहती है जैसा कि हम लोग यहाँ पर सामान लेके आ चुके हैं तो शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर सारा का सारा सामान रख दिया होता है जो कि सच में काफी ज्यादा होता है। एंड इस सारा सामान रखने के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इतना सारा सामान देखकर जोंग कहती है कि यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता है कि मुझे से लोली सर्वेंट के लिए इनमें से कोई भी सामान फिट होगा। ये सुनकर फैंग उससे कहता है जब से तुमने मुझे यहाँ पे सर्व करना स्टार्ट कर दिया है तो मेरे लुओ फैंग स्वॉर्ड हाउस की एक मेंबर बन चुकी हो, इसलिए खुद को लोली सर्वेंट बोलना बार बार बंद करो। इसके बाद ऑथर में बताता है कि यहाँ पे जो लुओ यांग है वो हमेशा ही पॉलिटिकल चीजों की वजह से जाना जाता है। हालांकि इसकी कुछ बैड साइड्स है लेकिन इसकी काफी ज्यादा अच्छी साइड्स भी हैं। एंड इसकी अच्छी साइड ये है कि यहाँ पर काफी सारे लोग बसे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से कहता है कि एक बार वहाँ पे देखो, और वो दोनों यहाँ पर जोंग की तरफ ही देखते हुए कहते हैं कि सच में कितनी ज्यादा सुंदर यंग लेडी है, देख कैसे लग रहा है कि मानो ये कोई परी हो। लेकिन तभी दूसरा पर्सन कहता है कि अपने फिंगर को पॉइंट मत करो, वहाँ पर गार्ड खड़ा है। ये सुनकर पहला वाला इंसान कहता है तो क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है। ये सुनकर दूसरा इंसान कहता है कि वो लो यांग स्वॉर्ड हाउस का गार्ड है। वही हम देखते हैं कि वो गार्ड अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आज तक मैंने लुओ यांग स्वॉर्ड हाउस को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया है और रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पहले गार्ड से यहाँ पर गेट कीपर बना दिया गया और एक गेट कीपर से अब मुझे एक एस्कॉर्ट बना दिया गया है। एंड ये सारी बातें सोचकर ही मुझे यहाँ पर सच में काफी ज्यादा गुस्सा और शर्म आ रही है। लेकिन फैंग तभी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो मैं अभी जा रहा हूँ। इस सुनकर वो गार्ड फैंग से कहता है कि आप अपने एस्कॉर्ट को ऐसे पीछे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, एंड अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। लेकिन फैंग इसके लिए मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम खाली जोंग की हिफाजत करो। इस सुनकर वो गार्ड शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार आप ये क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन अगले पल वो गार्ड देखता है कि फैंग वहाँ से गायब हो चुका होता है। ये चीज देखकर वो गार्ड शॉक होते हुए कहता है कि यंग मास्टर अचानक से कहाँ चले गए, वो तो अभी यहीं पे थे। इसके बाद वो गार्ड जोंग से कहता है कि मुझे माफ करिएगा लेकिन ऐसा लगता है कि आगे के बिजनेस को आपको खुद संभालना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यंग मास्टर के पीछे जा रहा हूँ। इस सुनकर जोंग उस गार्ड से कहती है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, आप यहाँ पर यंग मास्टर को ढूंढने के लिए जा सकते हैं। इस सुनकर हम देखते हैं कि वो गार्ड भी वहाँ से निकलते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यंग मास्टर इतने ज्यादा तेज होंगे। इसके बाद वो गार्ड एक जगह पर आ जाता है और वो अपने एनर्जी को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर फैंग का पता लगा सके। लेकिन ये करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो गार्ड यहाँ पर फैंग का पता नहीं लगा पा रहा होता, इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि मैंने अपनी एनर्जी भी यहाँ पे सर्कुलेट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर यंग मास्टर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वो मेरे आंखों के सामने से अचानक से ही गायब हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हो सकता है कि उन्होंने अपने असली पावर के बारे में अभी तक किसी को बताया ही ना हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब फैंग ने उस पिटने वाले आदमी की जान बचाई होती है, और वो पिटने वाला आदमी जिसका नाम शुओ होता है वो फैंग को अपने घर लेके आया होता है। वो फैंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा घर थोड़ा सा गंदा है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। इसके बाद फैंग को अंदर की तरफ लेके आने लगता है, लेकिन तभी परेशान होते हुए कहता है कहीं वो ब्लैक बोन वाले कमीने यहाँ पर भी ना आ गए हो। शुओ को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है, इसलिए वो भाग के अंदर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी शुओ देखता है कि उसकी फैमिली यहाँ पर सही सलामत होती है। शुओ की वाइफ शुओ को देखकर परेशान होते हुए कहती है कि डियर क्या तुम ठीक हो, आखिरकार तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। कोई फैंग अपनी फैमिली को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। एंड शुओ की वाइफ को यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है, इसीलिए फैंग के सामने झुकते हुए कहती है लॉर्ड प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन हम आपके पैसे जल्दी चुका देंगे, अगर आप प्लीज हमें थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं तो हम लोग किसी तरीके से पैसों को मैनेज कर लेंगे। वही शुओ के बच्चे भी यहाँ पर फैंग से वही सेम बातें कह रहे होते हैं, लॉर्ड प्लीज हम पर दया दिखाइए, हमारे फादर से गलती हो गई है, प्लीज हमारे फादर को एक और मौका दे दीजिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शुओ अपनी फैमिली से कहता है कैसा लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर कोई गलतफहमी हो चुकी है, ये तो वो इंसान है जिसने मेरी जान बचाई है उन लोगों से। ये चीज जानने के बाद शुओ की फैमिली फैंग का शुक्रिया अदा करने लगती है। एंड ये चीज देखकर फैंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर क्या बोले। लेकिन तभी शुओ फैंग के पास आते हुए कहता है कि लॉर्ड मेरा घर भले उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन क्या फिर भी आप यहाँ पर आके थोड़ा सा चाय पीना चाहेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमारी चाय काफी ज्यादा पसंद आए। इस सुनकर फैंग कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे पास काफी टाइम है, तो चलो अंदर चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन लोगों ने फैंग को चाय सर्व कर दी होती है और शुओ फैंग से कहता है कि हमने ट्राई किया है कि आपको चाय काफी ज्यादा पसंद आए, हालांकि ऐसा हो सकता है कि उतना अच्छा टेस्ट ना करे, लेकिन हम लोगों ने अपना यहाँ पर बेस्ट दिया है। लेकिन फैंग शुओ को इस बारे में चिंता करने के लिए मना करता है। लेकिन तभी शुओ फैंग से वापस से कहता है कि मेरे लॉर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपकी काइंडनेस को कैसे रिपे करेंगे। ये सुनकर फैंग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा काम किया है जहाँ पे तुम्हें मुझे कुछ रिटर्न करके एहसान चुकाना पड़े। लेकिन जैसा कि तुमने मुझे पहले मेंशन किया था उन ब्लैक बोन सेट के बारे में जिन लोगों ने सब कुछ किया है, क्या तुम मुझे उस सेट के बारे में और बता सकते हो। इस सुनकर शुओ कहता है कि ब्लैक बोन सेक्टर वाले काफी बड़े कमीने होते हैं, आप आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि वो एक अंडरवर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आप कह सकते हैं
तरीके से बाप और बेटी चलाते हैं, जिसमें बाप का नाम ग्योमजिल है और उसकी बेटी का नाम ग्योमजी। लोन शार्क से लेकर गैम्बलिंग तक हर एक चीज के अंदर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। ये सुनकर फैंग क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे पास क्या रीजन था कि तुम यहाँ पर गैम्बलिंग डैन गए थे। ये सुनकर शो बताते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक बोन सेट की जो गैम्बलिंग चीज है वो प्राइवेट गैम्बलिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्राइवेट गैम्बलिंग यहाँ पे अथॉरिटी के हिसाब से चलती है, यानी कि इसके लिए कुछ कानून और लॉज होते हैं। लेकिन ब्लैक बोन सेट वाले जो गैम्बलिंग करवाते हैं ये लोग कहते हैं कि अगर तुम लोग बस एक बार जीत जाते हो तो तुम्हारे सारे कर्जे को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि इंसान इसके अंदर बस और ज्यादा फंसा चला जाता है। इसके बाद फैंग क्वेश्चन करते हुए कहता है क्या तुम्हें ग्योमजी और ग्योमजिल के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर शो कहता है कि हम जैसे गरीब इंसानों को इस बारे में कैसे पता होगा। ये सुनकर फैंग कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अब मुझे साथ चलना चाहिए क्योंकि मेरी चाय भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये कहने के बाद फैंग वहाँ से उठ के जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये चीज देखकर यहाँ पर शो से रोकते हुए कहता है लॉर्ड आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं जा सकते, प्लीज आप मुझे अपना नाम तो बता दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं आपको किस तरीके से रीपे कर सकूं। ये सुनकर फैंग कहता है कि मैंने कहा ना किसी को भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें शो की वाइफ फैंग से कहती है कि प्लीज लॉर्ड हमारी बात एक बार सुनिए, फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कितने गरीब क्यों ना हो, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको रीपे कर सके। लेकिन तभी फैंग की नजर एक साइड पर जाती है जहाँ पे वो देखता है कि काफी सारे मास्क पड़े होते हैं। ये चीज देखकर फैंग सीधा उन्हीं मास्क के साइड जाना स्टार्ट कर देता है। एंड इसके बाद फैंग एक मास्क उठाते हुए कहता है कि मैं ये वाला मास्क ले रहा हूँ और इसी मास्क के साथ तुम लोगों ने सारा का सारा चीज मुझे रीपे कर दिया है। लेकिन वो मास्क देखकर शो पूरी तरीके से शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए कहता है कि लॉर्ड क्या आप ये वाला मास्क ले रहे हैं। असल में सच्चाई ये है कि मास्क मैंने नहीं बनाया है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मास्क के आंख और नाक के अंदर छेद नहीं है। एंड बात करी जाए इस मास्क के सरफेस की तो वो भी क्लियर नहीं है। ये मास्क मेरे फादर ने अपने आखिरी सालों में बनाया था। एंड ऊपर से ये मास्क एक अनलकी आइटम है जिसको मैं डिस्ट्रॉय करने वाला था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यही वाला मास्क पसंद क्यों आया है। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि तुम्हारे फादर ने आखिरी टाइम में इस मास्क को बनाया है तो इसके पीछे कोई तो वजह रही होगी, क्या तुम्हें वो वजह पता है। ये सुनकर शो कहता है कि आखिरकार मुझे इस बारे में कैसे पता होगा। ये सुनकर फैंग उससे कहता है कि तुम मुझसे यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे फादर ने मरने से पहले इस मास्क को बनाया था और ऊपर से ये मास्क अनक्लियर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आखिरी टाइम में तुम्हारे फादर के साथ सच में कुछ हुआ होगा। मेरे दोस्त तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे ये छुपा पाओगे। और फैंग के मुंह से ये बातें सुनकर शो भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो शॉक होते हुए कहता है आखिरकार आपको इस बारे में कैसे पता। इसके बाद शो बताना स्टार्ट करता है कि मेरा एक भाई भी था जो कि काफी बड़ा जीनियस था, लेकिन मेरे भाई को एक ऐसे क्राइम में फंसा दिया गया जो कि उसने किया भी नहीं था। यही वजह थी कि गवर्नमेंट ने उसे जेल के अंदर भेज दिया। मेरे फादर एक मास्क के काफी बड़े आर्टिस्ट थे, इसीलिए उनका लुओयांग इंस्पेक्टर के साथ कनेक्शन था, तो वो मेरे भाई को बचाने के लिए लुओयांग इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। लेकिन फादर के वहाँ पर जाने के बाद उसने फादर से काफी ज्यादा पैसे मांगे एंड इस वजह से मेरे फादर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा यामा डैप से लोन लेने के अलावा। लेकिन इसके बावजूद भी जब मेरा भाई वापस लौट आता है वो मरा हुआ था और हमें पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर भी इन सबके साथ मिला हुआ था जिसने उन ब्लैक बोन सेक्ट वालों के साथ मिलकर मेरे भाई को जान से मार दिया। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिरकार पूरी स्टोरी क्या थी। असल में सच्चाई ये थी कि हाई ऑफिशियल्स ने अपने वैल्यूएबल आइटम्स को कंपेयर करने की शर्त लगाई थी और उन्हीं हाई ऑफिशियल में से एक इंसान ने मेरे फादर की मास्टरपीस को दिखा दिया, जिस वजह से वो इंसान तो जीत गया लेकिन जो हारा था उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और जैसे कि वो मास्टरपीस मेरे फादर का था लेकिन वो मेरे फादर को ऐसी सजा नहीं दे सकता था, इसलिए उसने मेरे भाई को एक झूठे क्राइम के अंदर फंसा दिया जो कि जल्दी वर्कशॉप का ओनर बनने वाला था। और उस दिन के बाद से मेरे फादर हमेशा गवर्नमेंट ऑफिस जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था। और मेरे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग शुए के फादर को मार रहे होते हैं। शुए के फादर मार खाते हुए कह रहे होते हैं कि जो तुम लोग कर रहे हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जो तुम लोग कर रहे हो इसके लिए हेवन तुम्हें जरूर पनिश करेगा। ये सुनकर वो मारने वाले लोग शुए के फादर से कहते हैं कि बोलो तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में यहाँ पर शर्म नहीं आती है जो कि तुम बार बार मार खाने के लिए चले आते हो। इसके बाद शुए कहता है कि यहाँ पर जो लुओयांग का इंस्पेक्टर था उसने मेरे फादर के ऊपर फेक चार्जेस लगा दिया कि मेरे फादर हाई ऑफिशियल्स की इमेज को खराब कर रहे हैं एंड मेरे फादर जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर मास्क बनाने में निकाल दिया था उन लोगों ने मेरे फादर के हाथ को क्रश कर दिया ताकि वो यहाँ पर एक और मास्क भी ना बना पाए। एंड उसके बाद से मेरे फादर कभी भी वर्कशॉप पे नहीं आए और मैं भी उन्हें तभी देख पाया था जब वो पूरी तरीके से गुजर चुके थे। लेकिन तभी फैंग शू से कहता है कि तुम्हारे फादर के साथ इतना कुछ हो गया लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस मास्क के अंदर की मीनिंग को नहीं समझ पाए। ये सुनकर हम देखते हैं कि शो यहाँ पर फैंग के सामने झुकते हुए कहता है कि प्लीज लॉर्ड मुझे बता दीजिए अगर आपको इस मास्क के बारे में कुछ भी पता चला है तो मैं कभी भी नहीं समझ पाया कि मेरे फादर का इस मास्क को बनाने का क्या पर्पस था। और फैंग उस मास्क को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इस मास्क को देख कैसे लगता है कि किसी पागल ने बस इसको बना दिया है, लेकिन ये चीज पूरी सच्चाई नहीं है। उस इंसिडेंट के बाद शुओ के फादर पूरी तरीके से पागल हो चुके थे और जैसा कि शुओ के फादर के हाथों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने मास्क बनाने के लिए अपने पैरों का यूज करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि पैर से मास्क बनाना उतना आसान नहीं है जितना ही सुनने में लगता है। उन्होंने मास्क बनाने का ट्राई तो किया लेकिन उनके पैर बस कटते ही चले गए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं रुके, वो उस मास्क को बनाते रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पैरों में कितने ही कट क्यों ना लग जाए, उनके अंदर इस दुनिया को लेकर हेट्रेड जाग रही थी। और जिस टाइम वो मास्क कंप्लीट हुआ ये वो टाइम था जब उन्होंने आखिरी सांसें ली थी और इसी तरीके से कर्स्ड ऑब्जेक्ट का जन्म हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि जो शुओ की फैमिली होती है वो प्रेजेंट टाइम में मर चुकी होती है। हम फैंग को देखते हैं जो कि शुओ के घर ही आया होता है जहाँ पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ मची होती है। फैंग शुओ की फैमिली को देखते हुए कहता है तो क्या इस फैमिली को फाइनली पीस मिल गया। फैंग उस मास्क को देखते हुए कहता है कि अब जाके मैं शायद समझ पा रहा हूँ कि इस मास्क की आंखों के अंदर कोई भी छेद क्यों नहीं है। असल में ऐसी बात नहीं है कि शुओ
के फादर इस मास्क के अंदर छेद नहीं बना सकते थे। अगर वो अपने पैरों का थोड़ा बहुत और यूज करते तो शायद वो छेद बना भी लेते, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो छेद बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शायद धीरे धीरे करके इस दुनिया की बेरहमी को समझना स्टार्ट कर चुके थे। एक ऐसी बेरहम दुनिया जहाँ पर कमजोरों को बस तड़पाया जाता है और आखिर में बस बेरहमी से उन्हें मार दिया जाता है। एंड हम देखते हैं कि ये बातें कहते हुए फेंग ने वो मास्क पहन लिया होता है। एंड हम देखते हैं कि फेंग यहाँ पर पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है। एंड वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि इस मास्क के अंदर छेद न बनाने की असली वजह ये है क्योंकि वो खून से लथपथ बूढ़ा आदमी समझ चुका था कि इस बेरहम दुनिया को अपनी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। एंड इसी के साथ ये वाला पार्ट मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर इस वीडियो पे 200 कमेंट आ जाता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आ जाऊंगा। तो चलो फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।